लास्ट क्लास में हुआ था अपना बैंड शिफ्ट ऐसे। बैंड शिफ्ट ऐसे से क्या समझ में आया था आपको? बैंड शिफ्ट ऐसे से समझ में क्या आया था आपको? कि कोई प्रोटीन डीएनए के साथ में बाइंड करती है या नहीं करती है। तो डीएनए प्रोटीन का इंटरेक्शन का पता लगाया जाता है ना बैंड शिफ्ट ऐसे से। तो कल मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करवाने के लिए दिए थे, जैसे कि डीएनए और डीएनए पॉलीमरेज दोनों को अगर एक ट्यूब में डाल दें तो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए से बाइंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो कितने बैंड आएंगे? एक या दो? एक आएगा। अगर बाइंडिंग होगी तब तो एक बैंड आएगा, बाइंडिंग नहीं होगी तो दो बैंड आएंगे। जैसे डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज कितने बैंड आएंगे? एक आएगा। डीएनए और हीमोग्लोबिन कितने बैंड आए थे? दो, क्योंकि डीएनए और हीमोग्लोबिन आपस में बाइंड नहीं करते। तो इससे हम बता सकते हैं कि किसी प्रोटीन का डीएनए के साथ में इंटरेक्शन है या नहीं है। अब जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपके सामने, ये है डीएनए प्लस ये है स्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन कितने बैंड आने चाहिए? एक ही आएगा। तो स्टोन प्रोटीन और डीएनए बाइंड करते हैं या नहीं करते? डीएनए किसके ऊपर लिपटा हुआ रहता है? स्टोन प्रोटीन के ऊपर। इसका मतलब बाइंडिंग है या नहीं है? है। तो कितने बैंड आएंगे? एक बैंड आएगा। फिर तो कितने बैंड आएंगे? एक बैंड आएगा। इसका मतलब दोनों का इंटरेक्शन है। अब मैं कोई आपसे ऐसा एग्जाम्पल पूछ लूँ कि जो आपको पता ही नहीं हो, तो कैसे बताओगे? जैसे मैंने दे दिया डीएनए प्लस हेलिकेज, कितने बैंड आएंगे? एक आएगा। मैंने दे दिया डीएनए प्लस दे दिया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड, मान लो नाम दे दिया मैंने बी दे दिया। कितने बैंड आएंगे अब? दो या एक? आपको कैसे पता कि एक आएगा दो या एक? तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए से बाइंड होता है या नहीं होता? होता है। तो कितने बैंड आएंगे फिर? एक बैंड आएगा। समझ में आ गई बात? तो अभी जैसे आपको आइडिया नहीं है, जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमें पता लगता है कि ये प्रोटीन डीएनए के साथ में बाइंड करती है या नहीं करती है। तो अभी तो हम यहाँ पर लिमिटेड एग्जांपल पढ़ेंगे ना, फिर जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ लेंगे तो ऐसे एग्जांपल आप खुद ही बना सकते हो। अभी तो मैं ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, लेकिन अभी आप बता नहीं पाओगे ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। जैसे मैंने दे दिया कि एक एमआरएनए है और एक 4E प्रोटीन है, तो अब आपको बताना है कितने बैंड आएंगे? एक या दो? अब आपको पता थोड़ी बाइंड करता है या नहीं करता। 4E नाम सुना है? 4E मैंने नाम दिया 4E या 4G, नाम थोड़ी सुने आपने। तो आपको पता ही नहीं है बाइंड करता है या नहीं करता। जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तब वहाँ पे पता लगेगा कि ये बाइंड करता है या नहीं करता। ऐसे मैं आरएनए दे दूँ प्लस आपको दे दूँ रो प्रोटीन, तो अब बताओ कितने बैंड आएंगे? एक क्यों आएगा? रो प्रोटीन बाइंड करती है। कब बाइंड की थी रो प्रोटीन? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। रो प्रोटीन क्या है? इसका टर्मिनेशन करवा के जाती है ना ट्रांसक्रिप्शन का, तो ये बाइंड करती है ना रो प्रोटीन। इसका मतलब कितने बैंड आएंगे? एक बैंड आएगा। यहाँ पे भी कितने बैंड आएंगे? सिंगल बैंड आएगा। मतलब 4E प्रोटीन भी mRNA के साथ में बाइंड करेगी। अब मैं दे दूं जैसे डीएनए प्लस मैंने दे दिया आपको एक एंजाइम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। अब कितने बैंड आएंगे? एक ही आएगा ना। तो अब आएंगे दो बैंड, क्योंकि सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज जो है डीएनए के साथ में बाइंड नहीं करता। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स साइकिल चलता है ना, क्रेब्स साइकिल में काम आने वाला एंजाइम है। ये डीएनए से बाइंड नहीं करता। तो कितने बैंड आएंगे फिर? दो बैंड आएंगे। इसका मतलब इन दोनों का इंटरेक्शन नहीं है।
तो अभी हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम्पल आप खुद बनाओगे जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ लोगे। उसमें आते हैं सारी प्रोटीन, है ना, कौन कौन डीएनए के साथ बाइंड करता है, कौन कौन नहीं करता। तो अभी आप अपने मन से इनमें से कोई एक आधा एग्जाम्पल उतारना चाहो तो उतार लो, नहीं तो वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। फ़ोटो ले लो आप, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप अपने मन से ही एग्जाम्पल बना सकते हो। फिर हज़ारों प्रोटीन है, अभी आपको नहीं पता है ना कौन बाइंड करता है कौन नहीं करता। समझ में आए? अब देखो इस बार मैंने क्या किया, ये कोई डीएनए लिया, कितना मॉलिक्यूलर वेट था डीएनए का, अपना फिक्स 100 kDa। अब कोई प्रोटीन और ले ली मैंने, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 30 kDa। ये तो याद हो गया होगा ना, 100 और 30 फिक्स है अपना, है ना दोनों। अब दोनों को हमने रन कराया तो डीएनए और प्रोटीन दोनों को रन कराया ना एक साथ, तो हमें बैंड देखने को मिले दो, एक तो मिला 30 kDa का और एक मिला 130 kDa का। अब बताओ दोनों का इंटरेक्शन है या नहीं है, ये बताना है आपको। है, अगर इंटरेक्शन होता है तो कितने बैंड आते हैं, एक। बैंड कितने हैं यहाँ पे, दो। तो इंटरेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। अगर इंटरेक्शन होता तो एक बैंड आता है या दो, एक आता, लेकिन बैंड कितने आ रहे हैं, दो। और इंटरेक्शन नहीं होता तो 130 कैसे आएगा, बिना इंटरेक्शन के 130 नहीं आ सकता। एक्सेप्शन हो गया ना ये। अगर इंटरेक्शन है तो एक बैंड आना चाहिए, और अगर इंटरेक्शन नहीं है तो 130 कहाँ से आया फिर, पार्शियल इंटरेक्शन है ये। तो देखो इसमें क्या हुआ होगा, जैसे क्या होता है, जैसे कोई भी डीएनए होता है, तो कोई भी प्रोटीन अगर डीएनए पे बाइंड करती है तो उसके पास में एक डोमेन होता है, उस डोमेन का नाम बोलते हैं हम डीएनए बाइंडिंग डोमेन। जैसे ये प्रोटीन है ना, ये इस डीएनए के साथ में बाइंड की, तो ये वाला डोमेन जो डीएनए से बाइंड कर रहा है इस प्रोटीन का, इसका नाम क्या होता है, डीबीडी। क्या बोलते हैं इसको, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। प्रोटीन का वह डोमेन जो कि डीएनए के साथ में क्या करता है, बाइंड करता है, उसको बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन। ये डोमेन होगा किसी प्रोटीन के साथ, किसी प्रोटीन के पास में, तभी वो डीएनए के साथ में बाइंड कर पाएगी। तो अब होता क्या है कि जैसे कोई प्रोटीन लिया हमने, तो उस प्रोटीन की एक से ज़्यादा बाइंडिंग साइट भी हो सकती है डीएनए के ऊपर, ये भी पॉसिबल होता है ना। या फिर ऐसा होता है कि मान लो इस प्रोटीन की एक ही बाइंडिंग साइट है डीएनए के ऊपर, मतलब ये जो डीएनए यहाँ से लेके यहाँ तक यही साइट है केवल ऐसी डीएनए के ऊपर जहाँ पे ये प्रोटीन क्या कर सकती है, बाइंड कर सकती है। अब मैंने इस बार क्या किया था, मैंने डीएनए के तो कितने मॉलिक्यूल ले लिए, 100 मॉलिक्यूल, और प्रोटीन कितनी ले ली, 150। एक डीएनए पे कितनी प्रोटीन बाइंड कर सकती हैं, एक ही बाइंड कर सकती है। मैंने बता दिया ना आपको कि एक डीएनए के ऊपर एक ही बाइंडिंग साइट है अभी। तो 100 डीएनए लिए हैं और 150 प्रोटीन ले ली, तो 100 डीएनए के ऊपर कितनी प्रोटीन बाइंड कर जाएंगी, 100। बाकी फिर भी कितनी बच जाएंगी, 50 बच जाएंगी। तो जो बाइंड कर गई उनका तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 130, और जो बच गई उनका कितना रह जाएगा, 30 रह जाएगा। तो जो बाइंड कर गए थे उनका तो बैंड आ गया यहाँ पे, और जो बाकी अभी भी बच गए प्रोटीन उनका आ जाएगा 30 पे। तो इंटरेक्शन है या नहीं है, इंटरेक्शन तो है, लेकिन फिर भी 30 का क्यों आ रहा है, क्योंकि ये प्रोटीन हमने ज़्यादा अमाउंट में ले ली थी, डीएनए कम अमाउंट में लिया था, प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में ले ली थी, तो प्रोटीन बच गई है, उसको सबस्ट्रेट नहीं मिल रहा है बाइंड करने के लिए। अगर आप और डीएनए डालते इसमें तो ये भी बाइंड कर जाती, और बैंड कितनी आती है, एक या दो,
फिर एक ही आता अगर बराबर लेते तो यहाँ पे हमने प्रोटीन को क्या ले लिया है, ज़्यादा ले लिया है, तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटीन इज इन एक्सेस अमाउंट। क्या बोलेंगे इसको, प्रोटीन इज इन एक्सेस अमाउंट। प्रोटीन हमने ज़्यादा मात्रा में ले ली है, तो जो ज़्यादा मात्रा में बच जाती है उसका अलग से बैंड आ जाएगा। तो ये समझ में आ गई। दो बैंड आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेक्शन नहीं है, दो बैंड आने के बाद भी इंटरेक्शन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, दो बैंड आए फिर भी इंटरेक्शन है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। पिंकी समझ में आया ये नहीं आया समझ में आ गया ना। यहाँ पर ऐसा हो कि जैसे मैंने डीएनए लिया 100 kDa का और ये प्लस में वही प्रोटीन कितने kDa की ली, 30 kDa की, दोनों को रन कराया तो अब कितने बैंड आए, दो बैंड आए, एक आया 130 का और एक आया 100 का। तो अब बताओ इंटरेक्शन है या नहीं है? इंटरेक्शन है। फिर 100 का कैसे आया, 100 का कैसे आया होगा? फिर इंटरेक्शन है तो 100 का नहीं आना चाहिए। इस बार हमने क्या किया, प्रोटीन कम अमाउंट में ले ली और डीएनए ज़्यादा अमाउंट में ले लिया, तो इस बार डीएनए बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। जो बचेगा उसका अलग से आ जाएगा। तो इस बार क्या हुआ होगा, मान लो डीएनए तो कितने ले लिए हमने, 100 मॉलिक्यूल, और प्रोटीन कितने लिए, मान लो 80 मॉलिक्यूल ले लिए, तो 80 प्रोटीन 80 डीएनए के साथ बाइंड कर जाएंगे, बाकी अभी भी 20 डीएनए बचेंगे, तो उनका बैंड आ जाएगा अलग से। समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर मान लो अपने पास 100 डीएनए है, उनका बैंड तो यहाँ पे आ रहा है, अगर 1000 डीएनए होंगे तो बैंड कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा या ऊपर आएगा? जैसे अपने पास में 100 डीएनए थे, उनका तो बैंड आया यहाँ पे, अगर 1000 डीएनए होते तो ऊपर आता है ना। तो ये गलत फहमी नहीं पालनी है ना, कितने भी डीएनए हो उनका बैंड उसी जगह पे आएगा, क्योंकि वो नंबर पे डिपेंड नहीं करता, वो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। 100 डीएनए है, उनका मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम है, अगर आपने 1000 ले लिए, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, तो बैंड वहीं आएगा जैसे जहाँ पे पहले आया था। बस बैंड की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट होगा तो बैंड थोड़ा मोटा हो जाएगा ना, बाकी बैंड आएगा वहीं पे जहाँ पे पहले था। तो सैंपल का अमाउंट बढ़ाने से बैंड की पोजीशन चेंज नहीं होती, केवल बैंड की थिकनेस बढ़ जाती है बस। अगर अमाउंट कम होगा तो बैंड थोड़ा पतला हो जाएगा, अमाउंट ज़्यादा होगा तो बैंड मोटा हो जाएगा, बाकी बैंड की पोजीशन शिफ्ट होगी नहीं होगी, चाहे 100 डीएनए के मॉलिक्यूल हो या 1000 हो या कितने भी हों। समझ में आ गई बात? हाँ, ये 130 वाला है, ये तो यहीं रहेगा। अब यहाँ पे कितने भी डीएनए प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स हों, बैंड लेके ना यहीं पर रहेगा। अब ये यहाँ पे मान लो मैं इस 100 की बजाय यहाँ पे 1000 डीएनए मॉलिक्यूल लेता तो 80 तो बाइंड कर जाते, लेकिन अभी भी 920 बचते, तो 920 का बैंड यहीं पे आता है या कहीं दूसरी पे आता? यहीं पे आता 920 का भी। समझ में आ गई बात? तो सैंपल का अमाउंट बढ़ाने से बैंड की पोजीशन चेंज नहीं होती, केवल बैंड की थिकनेस चेंज होती है बस। ज़्यादा अमाउंट होगा तो थिकनेस ज़्यादा होगी, कम अमाउंट होगा तो थिकनेस कम होगी। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे कौन लिया है एक्सेस अमाउंट में? डीएनए। डीएनए इज इन एक्सेस अमाउंट। तो जब कोई एक एक्सेस अमाउंट में आता है तो बैंड भी शिफ्ट होता है और एक अलग से उसका बैंड अलग से आ जाएगा। और जब कोई भी हम प्रोटीन में मतलब प्रोटीन या डीएनए में से कोई भी एक एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं तो इस टेक्निक का नाम हो जाता है सुपर शिफ्ट ऐसे। अभी हम बैंड शिफ्ट ऐसे पढ़ रहे थे ना, तो बैंड शिफ्ट ऐसे में ही दूसरा नाम क्या है इसका? सुपर शिफ्ट ऐसे। मतलब बैंड शिफ्ट ऐसे का ही टाइप है ये। सुपर शिफ्ट ऐसे कब बोलते हैं? जब डीएनए या प्रोटीन में से कोई एक्सेस अमाउंट में होता है, तब इसका टेक्निक का नाम क्या हो जाएगा? बैंड शिफ्ट ऐसे की बजाय सुपर शिफ्ट ऐसे। समझ में आ गई बात? तो अब इसको छाप लिया जाए। दीनदयाल समझ में आया नहीं आया? दीनदयाल को तो आ गया समझ में, पिंकी को नहीं आया अभी। आ गया? परिभाषा लिखाऊं? चलो परिभाषा लिख लो।
लिखो, व्हेन डीएनए और प्रोटीन, व्हेन डीएनए और प्रोटीन इज इन एक्सेस अमाउंट, इज इन एक्सेस अमाउंट। अब तो लिख लो परिभाषा, लेकिन परिभाषा वगैरह ना अपने एग्जाम में आती नहीं है ना, तो हाँ बाकी अपने आप याद रह जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ लाइफ टाइम फैसिलिटी है। मतलब एक बार में सिलेक्शन नहीं हो या सिलेक्शन हो भी जाए तो भी आप वापस से आ सकते हो, है ना, कोई रोक टोक नहीं है। सर आप ऐसे मत हाँ हाँ हाँ, नहीं ये जरूरी थोड़ी है कि एक बार फीस लेते हैं एक स्टूडेंट से, फिर उसके बाद में जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हो, तब तक कोचिंग करो। तो अब महाराजा कॉलेज में आपके साथ वाले कॉलेज आने लगे क्या? कौन सी हड़ताल, चुनाव वाली चल रही है क्या हड़ताल? ओपीएस लागू इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ये गवर्नमेंट नहीं है ना ये। बाकी जो स्कूलों में, राजकीय महाविद्यालयों में उनमें लगे हुए ना, उनकी लागू हो गई। मिलेगी पेंशन, अभी इन्होंने धरना प्रदर्शन करके जो प्रोफेसर वगैरह हैं इन्होंने तो लागू करवा ली अपनी। ये तो आपने हाँ ये डीबीडी है ना सर? हाँ, ये वो क्रॉस किया हुआ है डीबीडी। डीबीडी मतलब इस प्रोटीन का वह भाग जो इस डीएनए से टच में है, वो है पार्ट, है ना डीबीडी। हाँ अभी इनके सेमेस्टर नहीं होंगे, फर्स्ट ईयर से लागू होंगे, फर्स्ट ईयर वालों के। अभी फाइनल ईयर है ना अपनी तो। ये तो एग्जाम की दीनदयाल मिटाया जाए इसको अब। तो सुपरशिफ्ट ऐसे समझ में आ गया, जब कोई प्रोटीन या डीएनए में से कोई ज़्यादा अमाउंट में होगा, इसको बोलते हैं आधिक्य में बोलते हैं ना, एक्सेस का मतलब। अब सुपरशिफ्ट ऐसे हो गया आपका, इस बार क्या हुआ था देखो, ये अपना डीएनए था, कितना मॉलिक्यूलर वेट है इसका 100 kDa। ये अपनी प्रोटीन होगी, इसका कितना है मॉलिक्यूलर वेट 30 kDa। इस बार दोनों को हमने रन कराया जेल में, तो इस बार
60 का आया। अब बताओ इसमें क्या हुआ होगा, 260 का कैसे आया? It's 3:49 p.m. कि पिंकी डबल हो गए, डबल हो गए हैं। देखो इस बार क्या था, इनकी बाइंडिंग कुछ इस तरीके से हो गई। ये डीएनए था, ये दूसरा डीएनए था। तो ये जो प्रोटीन थी ये दो दो डीएनए के साथ में बाइंड कर सकती है प्रोटीन, मतलब इधर भी डीएनए बाइंडिंग डोमेन है इस प्रोटीन पे और इस तरफ भी डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। ऐसी एक और प्रोटीन, उसके लिए भी डीएनए के ऊपर बाइंडिंग साइड है, तो इसके पास भी दोनों साइड में क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। तो मतलब दो डीएनए और दो प्रोटीन, ऐसी बाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, सैंडविच बाइंडिंग। सैंडविच ऐसी तो बनाते हैं कुछ, दो ब्रेड के बीच में क्या रख देते हैं, जो भी टमाटर प्याज जो भी होता है वो रख देते हैं। तो ये तो दो बाहर की साइड में तो वो हो गया ना ब्रेड के इक्विवेलेंट, और ये सलाद हो गया आपका। तो क्या बन गया ये, सैंडविच। और बाइंडिंग को बोल दिया हमने सैंडविच बाइंडिंग। तो कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट इसका, दो डीएनए का कितना हो गया 200, दो प्रोटीन का 260, तो इसको हमने बोल दिया सैंडविच बाइंडिंग। तो अभी इसमें इंटरेक्शन है या नहीं है इंटरेक्शन। अच्छा, अगर ऐसे हो, अगर हम एक डीएनए लें 100 kDa का और एक प्रोटीन लें वही 30 kDa की, और इस बार अपना मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाए इनका 190, तो बताओ इंटरेक्शन है या नहीं है। इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन होगा तो कितना आना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा दो डीएनए बाइंड करके एक छोटा सा टुकड़ा टूट गया उसमें से। प्रोटीन 3 बाइंड हो गए। तो देखो इसमें कैसे हुआ है, ये एक डीएनए था और एक डीएनए के ऊपर 3 प्रोटीन के लिए क्या थी, बाइंडिंग साइट थी। इसको हम बोलते हैं मल्टीमेरिक बाइंडिंग। मल्टीमेरिक का मतलब जानते हो, एक से ज़्यादा। तो एक डीएनए के ऊपर 3 प्रोटीन बाइंड कर गई, तो कितना हो गया मॉलिक्यूलर वेट 100 और 30 कितना हो गया 90, तो 190 हो गया। इसका मतलब इंटरेक्शन तो है लेकिन मल्टीमेरिक टाइप का है ना, एक से ज़्यादा बार बाइंड किया प्रोटीन। गिरिराज समझ में आया। अब इसको छाप लो, ये हाँ तुक्के लगा सकते हैं, जैसे लग रहे हैं अभी आपके। क्या केडीए मतलब किलो डाल्टन, डाल्टन का लगा दिया डीए पूरा है ना। 1 किलो डाल्टन में 1000 डाल्टन होते हैं, वो आपको पता ही है पहले से। क्या डीएनए के साइज पे डिपेंड करेगा, डीएनए का लंबाई बढ़ती जाएगी उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा। ये तो वैसे ही अपने क्वेश्चन करा रहे हैं ऐसे ही।
कितने मिनट का हो गया ये पिंकी? 25 का हो गया। इसको बंद करो यहीं पे, दूसरा बनाएंगे अब, 3-4 बनाएंगे।